नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि जो हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है उसमें आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल नाम के सत्ता के एक प्रतीक की स्थापना करेंगे, जो कि अपने आप में एक विशेष गतिविधि हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक घोषणा भी है, क्योंकि हाल ही में यूपीएससी द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में कई लोगों ने दृष्टि संस्थान की ओर से बेहतर प्रदर्शन किया है और उन लोगों का, उन टॉपर्स का आपके लिए क्या सुझाव है, वो सुझाव आप आगामी वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो चलने वाली है। मुझे लगता है जितना नॉलेज वाइज पढ़ना था वो सब हो चुका है काम। प्रीलिम्स बहुत बड़ा साइकोलॉजी का भी गेम है। जो अब बचा है उसमें आप केवल और केवल जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको रिवाइज जितना कर पाए उतना करें और अपनी स्लीप को उसी साइकिल में रखें जिस साइकिल में आपको पेपर देना है। बाहर का खाना ना खाएं और बस खुद पे भरोसा रखें। और जो तुलसीदास जी ने कहा ही है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होई। तो कभी कभी होनी है सो होई पे डाल के और शांति से प्रीलिम्स दे देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देख ली होगी। चलिए अब अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम सेंगोल क्या होता है उसकी परिभाषा पर बात करेंगे, उसके महत्व पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत के इतिहास में इसका क्या महत्व रहा है, भारत की आज़ादी में इसकी क्या भूमिका थी, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है उसकी विशेषताओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसके हम अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे जो कि प्रीलिम्स का होने वाला है। और साथ ही जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय इतिहास जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सेंगोल क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही जाना कि सेंगोल जो है वो मुख्य तौर पर दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है, सदर्न इंडिया से जुड़ा हुआ है। और सदर्न इंडिया जो है वो सांस्कृतिक तौर पर अपने आप में एक विशेष चीज हो जाती है, एक अध्ययन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। अब दक्षिण भारत में एक विशेष डायनेस्टी रही थी, एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिसका नाम था चोल डायनेस्टी, चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य में एक बहुत विशेष समारोह आयोजित किया जाता था जब भी सत्ता का हस्तांतरण होता था, यानी किसी नए राजा का राज्याभिषेक होता था। तो इस दौरान एक उपकरण का उपयोग किया जाता था, एक एलिमेंट यूज होता था जिसे हम आज सेंगोल के नाम से जानते हैं। यानी सेंगोल क्या है, तो सेंगोल जो है वो तमिलनाडु का एक राजदंड है, क्योंकि चोल राजवंश का, चोल डायनेस्टी का जो प्रमुखता संबंध था वो तमिलनाडु से था। तो इसीलिए तमिलनाडु से इसे जोड़कर देखा जाता है। और इसका जो आकार होता है वो मुख्य तौर पर भाले की तरह या फिर ध्वज दंड की तरह। जो हमारे फ्लैग्स होते हैं, फ्लैग्स के पास में एक चीज लगी होती है लकड़ी जैसी या फिर प्लास्टिक की भी बनी होती है, तो उसका जो आकार होता है सेंगोल भी उसी आकार का होता है। ये तो सेंगोल की बात हुई। इसके अलावा सेंगोल को अधिकार के प्रतीक के तौर पर, एक सत्ता के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है, जहां पर एक शासक जब दूसरे शासक को अपनी सत्ता ट्रांसफर कर रहा होता है, यानी कि एक जैसे राजा है वो अपने बेटे को अपनी सत्ता ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे में वो सत्ता में ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर सेंगोल दिया जाता था चोल राजवंश में। और इसी वजह से सेंगोल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि चोल राजवंश के दौरान जो सेंगोल था वो शक्ति, वैधता और संप्रभुता का एक फिजिकल रूप बन गया था। यानी कि जब हम किसी को सेंगोल देते थे चोल राजवंश के दौरान, कोई राजा किसी दूसरे राजा को, अपने पुत्र को या फिर अपने किसी संबंधी को सेंगोल देता था, तो उसका मतलब था कि वो उस दूसरे व्यक्ति को अपनी शक्ति दे रहा है, अपनी वैधता दे रहा है और अपनी संप्रभुता प्रदान कर रहा है, अपनी सोवरेनिटी दे रहा है। और इसी वजह से इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि चोल राजवंश के दौरान जो कला थी, जो वास्तुकला थी, साहित्य जो था, इसके अलावा जो संस्कृति थी, उसके संरक्षण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। और इसी वजह से जो सेंगोल है उसे तमाम कलाओं के संगम के तौर पर भी देखा जाता है, जहां पर हमें बहुत सारी कलाएं एक साथ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो सेंगोल है वो प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है और चोल राजवंश का पर्याय भी बन गया था। यानी कि एक समय पर जब चोल राजवंश की बात की जाती थी, जब सेंगोल की बात की जाती थी, तो अक्सर लोगों के दिमाग में चोल राजवंश ही आता था। तो ये तो चोल राजवंश की बात हुई, सेंगोल की बात हुई। इसके अलावा
आधुनिक समय में बात करें कि वर्तमान समय में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो वर्तमान समय में सेंगोल को सांस्कृतिक तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये जो है आम जनता के बीच इसको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और ये आम जनता के बीच विरासत और संस्कृति का एक प्रतीक भी बन गया है। और संभवतः यही वजह है कि तमिलनाडु में या फिर दक्षिण भारत के कई अन्य हिस्सों में जब कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है, कोई समारोह आयोजित होता है, तो उसमें सेंगोल को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर शामिल किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान समय में बात करें तो संसद भवन में जो समारोह हो रहा है, वहां पर जो सेंगोल की स्थापना की जा रही है, वो स्थापना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। उस पूरी स्थापना को, उस पूरी गतिविधि को हम दक्षिण भारत के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर देख सकते हैं। तो ये तो सेंगोल की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और भारत की आज़ादी में इसकी क्या भूमिका थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारत के जो वॉयसरॉय थे, जो अंतिम वॉयसरॉय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने भारत के तत्कालीन सबसे बड़े नेता जो कि प्रधानमंत्री बनने वाले थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न किया कि जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा तो उस समय क्या कोई समारोह आयोजित होगा कि सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर कौन सा फेस्टिवल करेंगे, किस तरह की गतिविधियां की जाएंगी। अब पंडित नेहरू के पास इस संबंध में कोई जवाब मौजूद नहीं था, तो उन्होंने उस समय तो जवाब नहीं दिया, लेकिन इस संबंध में उपाय खोजने के लिए वो भारत के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी, उनसे परामर्श करने गए। अब क्योंकि सी राजगोपालाचारी जो थे वो तमिलनाडु से संबंधित थे, उनका संबंध जो था वो तमिल क्षेत्र से था, तो ऐसे में सी राजगोपालाचारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चोल राजवंश की एक परंपरा के बारे में बताया। उन्होंने पंडित नेहरू को यह बताया कि जब चोल राजवंश में सत्ता का ट्रांसफर होता था, जब सत्ता को हस्तांतरित किया जाता था, तो उस दौरान जो राजा होते थे वो अपने उत्तराधिकारी को सेंगोल भेंट देते थे और सेंगोल को सत्ता का प्रतीक माना जाता था। अब ये आइडिया पंडित नेहरू को बहुत शानदार लगा, बहुत बेहतर लगा और इसी आइडिया का पालन करने पर विचार किया गया। इसके बाद सेंगोल के निर्माण की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी भी सी राजगोपालाचारी को ही दी गई थी। अब इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो तमिलनाडु गए और तमिलनाडु में उन्होंने वहां का जो सबसे बड़ा मठ है उस मठ से संपर्क किया और वहां के जो सबसे बड़े प्रीस्ट थे उन्होंने सेंगोल के निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो चेन्नई की एक ज्वेलरी कंपनी को दी और उस कंपनी के 2 कलाकार थे और उन दोनों कलाकारों ने, दोनों आर्टिस्ट ने सेंगोल का निर्माण किया था। और सबसे विशेष बात यह है कि ये जो दोनों आर्टिस्ट हैं ये अभी भी जिंदा हैं और इन्हें याद है कि इन्होंने किस तरह से पंडित नेहरू के लिए इस इंपॉर्टेंट चीज का निर्माण किया था, इस इंपॉर्टेंट एलिमेंट का निर्माण किया था जिसने भारत की आज़ादी में, भारत की आज़ादी के लिए समारोह आयोजित किया गया था उसमें एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी। इसके अलावा सेंगोल की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 5 फीट के आसपास होती है और इसके ऊपरी हिस्से में हमें नंदी की एक संरचना देखने को मिलती है और दक्षिण भारत में नंदी की संरचना को न्याय के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, सिंबल ऑफ जस्टिस के तौर पर देखा जाता है और यही वजह है कि इससे जो है अब भारतीय संसद में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय संसद भी न्याय के प्रतीक के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा अब ये दिल्ली तक पहुंचा कैसे, उसकी भी एक इंपॉर्टेंट कहानी है कि समारोह में कैसे शामिल हुआ। तो जब चेन्नई के कलाकारों द्वारा इसका निर्माण कर लिया गया तो इसको दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाए जाने के बाद सबसे पहले ये तत्कालीन वायसरॉय माउंटबेटन के पास पहुंचा। माउंटबेटन ने इसे स्वीकार किया और उसके कुछ समय बाद इसे वापस माउंटबेटन से ले लिया गया, क्योंकि ये माउंटबेटन को इसलिए दिया गया था क्योंकि माउंटबेटन उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सत्ता का जो ट्रांसफर था वो ब्रिटिश सरकार से भारत को हो रहा था। तो ऐसे में पहले जो सेंगोल था वो माउंटबेटन को दिया गया और इसके बाद उनसे लेकर इस सेंगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रदान किया गया एक औपचारिक समारोह के दौरान और इस तरह से भारत आज़ाद हो गया था, भारत में सत्ता का ट्रांसफर हो गया था। तो ये तो इस पूरे सत्ता के ट्रांसफर की कहानी की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और नए संसद भवन और इसके इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। तो भारत में जो वर्तमान संसद भवन है, जो वर्तमान संसद भवन की संरचना है, उसका जो निर्माण है वो तकरीबन 1927 में बनकर पूरा हुआ था और वर्तमान संसद भवन का जो डिजाइन है वो डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस द्वारा पेश किया गया था और यही वजह है कि संसद भवन और इसके आसपास का जो वो पॉश इलाका है, प्रधानमंत्री आवास वाला
राष्ट्रपति आवास वाला, इस पूरे इलाके को लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और लुटियंस दिल्ली जो है वो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर भारत से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रधानमंत्री आवास मौजूद है, यहीं पर प्रधानमंत्री कार्यालय मौजूद है, यहीं पर संसद भवन भी मौजूद है। तो इसी वजह से लुटियंस दिल्ली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो लुटियंस दिल्ली को बनाने का जो श्रेय है वो सर एडविन लुटियंस को दिया जाता है। तो उस समय इन्होंने 1927 में हमारे संसद भवन का निर्माण किया था, लेकिन अब संसद भवन के निर्माण का जो अवधि है वो 100 साल के आसपास होने वाली है, यानी कि 100 साल से वो संसद भवन हमारे देश की सेवा कर रहा है। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि उस संसद भवन में बहुत अत्यधिक क्षमता मौजूद नहीं है, बहुत सारे लोग उस संसद भवन में बैठ नहीं सकते हैं। तो ऐसी वजह से एक तो उसकी क्षमता बहुत ज्यादा कम है, इसके अलावा उसे बहुत पहले निर्माण किया गया था उसका। तो ऐसे में वहां पर सेफ्टी कंसर्न भी बहुत ज्यादा है कि यदि आग लग जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, और उसका निर्माण जिस तरह से किया गया था वो डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में वो जो पूरी संरचना है वो कितनी ज्यादा मजबूत है, इसको लेकर हमारे पास कोई भी साक्ष्य या कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। और इसी वजह से भारत सरकार द्वारा एक नए संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता को महसूस किया गया था। और इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत भी की थी। और सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत मुख्य तौर पर जो लुटियंस दिल्ली है उसमें जो इंपॉर्टेंट जगह हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है, उनको एक नए सिरे से बनाया जा रहा है। जैसे राष्ट्रपति भवन को एक नए सिरे से बनाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति के आवास को, इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री आवास को, इन तमाम इंपॉर्टेंट चीजों को, तमाम इंपॉर्टेंट भवनों को, बिल्डिंग्स को एक नए सिरे से डिजाइन करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के हिस्से के तौर पर हमारा नया संसद भवन भी बनाया गया है। अब नए संसद भवन की बात कर लेते हैं, इसकी क्या विशेषताएं मौजूद हैं। तो हमने पहले ही बात की थी कि जो हमारा पुराना संसद भवन था उसमें बहुत कम लोग बैठ सकते थे, लेकिन नए संसद भवन में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। जैसे हमारे नए संसद भवन में जो लोकसभा का चैम्बर है उसमें तकरीबन 888 लोग बैठ सकते हैं, जबकि पहले ये जो संख्या थी वो तकरीबन 543 के आसपास थी। इसके अलावा राज्यसभा का जो चैम्बर है उसमें तकरीबन 300 लोग बैठ सकते हैं, जबकि मौजूदा जो संरचना थी, मौजूदा जो व्यवस्था थी उसमें केवल 250 लोग ही बैठ सकते थे, केवल 250 सांसद ही बैठ सकते थे। तो ये तो सांसदों की संख्या की बात हुई, स्ट्रेंथ की बात हुई। इसके अलावा हमारा जो नया संसद भवन है उसमें सेंट्रल हॉल भी मौजूद नहीं है, केंद्रीय सभागार भी मौजूद नहीं है। जबकि जो पहले वाला हमारा संसद भवन था उसमें केंद्रीय सभागार मौजूद था, जहां पर दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब नए संसद भवन में संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित होगी। तो नए संसद भवन में जो संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा वो लोकसभा के चैम्बर में किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का जो चैम्बर है वो अपने आप में बहुत विशाल तौर पर बनाया गया है। इसके अलावा हमारा जो नया संसद भवन है उसे अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरास को बेहतर ढंग से विकसित किया गया है। इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न्स को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जैसे कि आग लगने की स्थिति में बेहतर ढंग से मैनेज कैसे किया जाएगा, अर्थक्वेक को बेहतर ढंग से कैसे मैनेज किया जाएगा, या फिर यदि कोई आतंकी हमला होता है तो उसको बेहतर ढंग से कैसे मैनेज किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को भी नए संसद भवन में एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पर नया जो संसद भवन है वो वैश्विक स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व जरूर करेगा, भारतीय लोकतंत्र का संसदीय व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमारे ऑप्शन है कि नए संसद भवन की परिकल्पना ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस द्वारा की गई है। हमारा दूसरा विकल्प है नए संसद भवन में संयुक्त बैठक का प्रावधान लोकसभा भवन में किया गया है। हमारा तीसरा विकल्प है उपरोक्त सभी, और हमारा चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन विषयों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।